नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको वो बताते हैं। सबसे पहले हरियाणा के नूह में लगी टीवी 24 की चुनावी चौपाल की बात करेंगे, जिसमें चुनाव की बदली तारीखों पर क्या है जनता की राय, ये जानेंगे। उसके बाद विवेचना में बात एंटी इंकम्बेंसी से जूझ रही बीजेपी की करेंगे। तीसरे सेगमेंट में करनाल की इंद्री विधानसभा सीट के विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और अंत में आपके विधानसभा सेगमेंट में चर्चा पंचकुला की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची पर बीजेपी का कटाक्ष। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले, कांग्रेस को जेल जाने वाले उम्मीदवार हैं पसंद। लंबे इंतजार के बाद आई कांग्रेस की पहली सूची। पार्टी ने उन मौजूदा विधायकों पर भी दांव लगाया जिन पर ईडी की जांच चल रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में मची भगदड़ पर बोले प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली। कहा, किसी भी सीट पर कोई बगावत नहीं, सभी एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी में जारी है इस्तीफों का सिलसिला। बीजेपी नेता और कालावली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने पार्टी से कहा अलविदा। उनके साथ जिला पार्षद, ब्लॉक समिति अध्यक्ष समेत कई सरपंचों ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं सभी नेता। शाहबाद विधानसभा से पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कृष्ण बेदी का टिकट कटने से समर्थक नाराज। कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आगे की बनाई रणनीति। बीजेपी ने उनकी जगह सुभाष कलसाना को शाहबाद से बनाया है उम्मीदवार। भिवानी के तोशाम हलके में बेटी श्रुति चौधरी के प्रचार में जुटी सांसद किरण चौधरी। बोली, दोनों मां बेटी क्षेत्र में भाग भाग कर विकास का काम करेंगी। रानिया विधानसभा से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को बीजेपी ने नहीं दिया सम्मान। प्रदेश सरकार के 10 साल के कामकाज से परेशान है जनता। महेंद्रगढ़ में इनेलो और बसपा गठबंधन के साझा प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले समर्थकों संग निकाला रोड शो। चलिए अब आपको हरियाणा की चुनावी चौपाल में ले चलते हैं। हरियाणा का वोटर अपनी पसंद की पार्टी को सिर्फ वोट ही नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दलों के हर दांव पेच की गहरी समझ भी रखता है। तभी तो यहां हर गली नुक्कड़ में लगने वाली चुनावी चौपाल में सभी सियासी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श होता है। बिश्नोई समाज और राजनीतिक दलों की मांग पर विचार करते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब हरियाणा में वोटिंग 5 अक्टूबर और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग ने यह फैसला बिश्नोई समाज के धार्मिक पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। हरियाणा के नूह में लगी चुनावी चौपाल में इस मुद्दे पर क्या चर्चा हो रही है, देखिए हमारे संवाददाता कासिम खान की ये खास कवरेज। चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के नूह जिले की नूह विधानसभा में। नूह विधानसभा हॉट सीट है। चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तारीखों में थोड़ा बदलाव किया है। अब हरियाणा में 1 तारीख के बजाय 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पहले 1 और 4 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 और 8 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने, बिश्नोई समाज ने और कई अलग अलग संगठनों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और हवाला दिया था कि कई दिनों तक लगातार छुट्टियां होने की वजह से मतदान प्रतिशत हरियाणा में कम रह सकता है, लिहाजा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए। अब बदलाव हो चुका है। चुनाव आयोग ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। आप इन तारीखों को कैसे देखते हैं? क्या भाजपा ने फायदा लेने के लिए किया है या फिर क्या लगता है आपको? चुनाव की तारीखें बदल चुकी हैं, एक कटु सच्चे है और काफी
माता पर्ची के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर निर्णय लिया। बात हर राजनीतिक पार्टी अपने अनुसार को देखकर अपनी डिमांड रखती है। इलेक्शन कमिश्नर को जो डिमांड रखी गई थी उस पर काफ़ी लंबी बहस चली है। कई बार ऐसा लगा था कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से निर्णय आ गया है कि चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से कि चुनाव की तारीख 5 कर दी गई। जहाँ तक बिश्नोई समाज का त्योहार का मसला है, जो एक तारीख की शाम से शुरू होकर 2 तारीख तक। और मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जिन पार्टियों ने चिट्ठी लिखी उन्होंने अपना फायदा देखा इसमें, या ये सामान्य प्रक्रिया है? कुछ फर्क पड़ेगा इससे मतदान प्रतिशत पर? चुनाव आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह उठाता मैं उसको इंसान नहीं मानता, और ये बेकार की बातें हैं। इसने चुनाव आयोग अपने आप निर्णय लेता है जो उसको अच्छा लगता है। ये छुट्टियों की वजह से वोट परसेंट बढ़ाने के लिए अपील की गई है, ये उसने हुक्म नहीं दिया, ये अपील की गई है। अब ये तो विपक्ष वाले तो कोई अच्छा काम करे तो उसको भी अपने इसको बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस छुट्टियों की वजह से वोट परसेंट बढ़े, चुनाव आयोग तो ये समझे कि 100% वोट परसेंट बढ़े, इसकी वजह से ये चेंजिंग की गई है और ये अच्छा है। हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं, पढ़े लिखे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव आयोग ने जो तारीखों में बदलाव किया है? 4 दिन वोटिंग की बात करें या मतगणना की बात करें, कोई फायदा लेने की सोच इसके पीछे है या सामान्य प्रक्रिया है? 4-5 दिन पढ़ने से कोई फायदा था हो। बाकी जो वोटरों की सोच है पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देख रहे। चुनाव आयोग ने जो तारीखें बढ़ाई हैं उससे आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा, कोई बदलाव आएगा? हमें कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग का अपना मामला था, ये सरकार का मामला था, कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा चीज। तो वो वोट प्रतिशत बढ़ेगा? हमने या चीज से ना देख रहा फर्क, कहाँ वोट बढ़ेगा? उन्होंने बता 4 दिन में क्या वोट बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ना है चीज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों में बदलाव किया हो, लेकिन मतदाताओं का मानना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे मतदान प्रतिशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतदाताओं की मिलीजुली प्रक्रिया इस दौरान देखने को मिल रही है। कासिम खान, टीवी 24, नुह मेवात। चुनावी चौपाल के बाद अब बात विवेचना की। इस सेगमेंट में हम विधानसभा चुनाव के किसी बड़े मुद्दे की गहन पड़ताल करते हैं। उस मुद्दे के इर्द गिर्द घट रहे सियासी घटनाक्रम से आपको रूबरू कराते हैं। आज बात उस मुद्दे की जो इन चुनाव में शायद बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, और वो उसकी 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। इस मुद्दे की विवेचना की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है? एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? सीएम को बदलकर सत्ता विरोधी लहर को कितना थाम पाई है बीजेपी? और कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटने से क्या बने की बात? हरियाणा की राजनीति के तय मानकों को तोड़ते हुए बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज है। पार्टी का कहना है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी नेता भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के सबसे बड़ी टेंशन उसकी 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर से पार पाना किसी भी सियासी दल के लिए आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी इससे निपटने की भरपूर कोशिशें कर रही है। 2014 और 2019 में सरकार का चेहरा रहे मनोहर लाल को पार्टी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हटा दिया। उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सरकार की कमान सौंपी गई। बीजेपी को लगा कि सीएम बदलने से राज्य सरकार के खिलाफ चल रही एंटी इनकम्बेंसी कुछ कम हो और चुनाव में उसे इसका फायदा मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पार्टी की ये रणनीति पूरी तरह से कारगर सिद्ध नहीं हुई है। लेकिन अब सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी ने नया मास्टर प्लान बनाया है। इस प्लान का नाम है काट छाट प्लान। ये काट छाट प्लान आखिर है क्या, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं
2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए इनमें से लगभग 20 विधायकों के टिकटों पर कैंची चलना तय माना जा रहा है। कई दिग्गजों को भी किनारे किया जा सकता है। दूसरे दलों से आने वाले जिताऊ कैंडिडेट को तरजीह मिल सकती है। हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को परेशान कर दिया। पिछली बार 10 में से 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार आधी सीटों पर सिमट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई। 2019 में बीजेपी को जहां 58.2% वोट मिले थे, वहीं इस बार उसका वोट कम होकर 46.11% पर आ गया है। उधर कांग्रेस को पिछले चुनाव में 28.5% वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 43.67% पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी के लिए बड़ी कठिन है डगरपन घटती, लेकिन पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा प्रदेश में भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए मार्च के महीने में अपना मुख्यमंत्री बदला और मनोहर लाल जी के स्थान पर नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव आ गए और लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक का जो माहौल है उसमें नायब सैनी ने अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की। लेकिन आम मतदाता का ये मानना है कि भाजपा ने अपना सीएम बदलने में काफ़ी समय लगा दिया। अगर भाजपा को सत्ता विरोधी लहर को कम करना था तो सीएम का जो परिवर्तन किया है वो कम से कम 1 साल पहले करना चाहिए था। हालांकि नायब सिंह सैनी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के फैसले बदले हैं, उसके बाद उनकी छवि निखर कर आई है। लेकिन इसमें मुख्य बात ये है कि इसमें उनकी छवि तो ऊपर कर आई है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो सत्ता विरोधी लहर को कम कर सकें। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है कि अगर भाजपा ने निर्णय पहले लिया होता तो भाजपा को इसका काफ़ी फायदा हो सकता था। श्री नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद हरियाणा बीजेपी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश हुआ है। इससे लोगों में एक उम्मीद जो किसान मजदूर को थी उसको पाने के लिए लोगों में एक जिज्ञासा थी, वो पैदा हुई है। अभी हमारे काम जो रुके हुए थे वो बनेंगे। इससे जो फैमिली आईडी की जो कमियां थी वो अब सुधार होने लगा है, या आधार कार्ड की जो कोई अपडेट वगैरह की दिक्कत थी वो भी सुधार होने लग रही है। इससे नायब सैनी की सरकार एक बहुत बढ़िया काम कर रही थी और आगे भी तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनेगी। हरियाणा में बीजेपी सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी और नायब सिंह सैनी तीसरी बार सीएम बनेंगे और हमारी 60+ सीटें आएंगी। बनने से हरियाणा सरकार में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं, जो बीजेपी सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि नायब सिंह सैनी सीएम बनने के बाद हमारे हरियाणा में जो किसानों को फ़ायदा मिला है और जो नौकरियां हैं उसमें भी फ़ायदा मिला है, और जो आने वाली जो भी हर फायदे के लिए नायब सिंह सैनी हर समय तैयार रहते हैं, जो हर लोगों को मिलने के लिए 24 घंटे तैयारी में रहते हैं और हर गांव में हर व्यक्ति से मिलते हैं। ये है कि नायब सिंह सैनी बनने से दोबारा हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार में नायब सिंह सैनी दोबारा सीएम बनेंगे। तो देखना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी अपनी रणनीतियों में कितना सफल होती है। आगे बढ़ेंगे, अब बारी आपके विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की है। इस सेगमेंट में हम आज बात करनाल जिले में आने वाली इंद्री विधानसभा की करेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी नेता राम कुमार कश्यप की जीत हुई थी, जो इंद्री विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं। राम कुमार कश्यप का जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साल 1951 में हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी दास है। बीजेपी में आने से पहले राम कुमार कश्यप इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल में थे। इनेलो ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन जब राम कुमार कश्यप का लगभग 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, तभी वो इनेलो छोड़
बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें इंद्री विधानसभा से टिकट दे दिया और पिछले चुनाव में जनता के आशीर्वाद से रामकुमार कश्यप विधायक बन गए। अब बतौर विधायक उनके कामकाज को जनता कैसे आंक रही है, आइए जानते हैं। और पिछली ना नगर पालिका ने कोई काम किया है, ना मेरे हिसाब से सरकार ने कोई काम किया इस पे। सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा आवारा पशु है जी यहाँ पे, इसकी तरफ भी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही और ना कोई नगर पालिका से जो भी विधायक बने या जो भी नगर पालिका बने उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे बड़े जो मुद्दे देखो, हमारे बच्चे जो खेलने आते हैं पार्क में या गली में भी घूमते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आवारा बंदरों का और आवारा पशुओं का जी यहाँ। इसकी तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। घर में साफ सफाई का और आवारा जो पशु हैं या बंदर हैं, आवारा जो कुत्ते घूम रहे इतने सारे, लोगों को सैर करने में दिक्कत है, बच्चों को गलियों में खेलने में दिक्कत है, इनकी तरफ काम करें। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और जो है ना क्राइम, एक नशा बहुत चल रहा, इस पर भी जो है ना रोक लग तो ठीक है, बात नहीं है, लेकिन थोड़ा काम नहीं हल्के कम, जो सरकार तो ठीक चल रही, बेरोजगार बच्चे बहुत हैं, बाहर भाग रहे बच्चे, वो इसी करके तो भाग रहे, भाई बेरोजगारी है यहाँ। नायब सैनी है, अच्छा है, लेकिन घोषणा कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया कि जो पार हो गया हो, मतलब भाई क्लियर हो गया। जैसे अब ये लेटर निकालने थे, वो उनके बारे में, कच्चे कर्मचारियों के बारे में घोषणा तो कर दी, उसी टाइम अगले दिन 4 सेता लगा दी, ठीक है, वो वहीं का वहीं काम रुक गया। तो उनकी खुशी तो गरीब आदमी को हेल्प करो, गरीब आदमी को कुछ रोजगार दो, कोई अच्छा काम करो तो आपको अच्छा कहेंगे। और ये घोषणा करके जैसे झूठ तूफान बोलते हैं, जैसे घोषणा कर देते हैं, आगे कोई पूरी नहीं होती, तो इसी इसमें पब्लिक तंग है, ऐसी बात नहीं। अगर ये अपना वादा पूरा करे तो सरकार आएगी, कोई ऐसी बात नहीं। हम अपने गांव की सड़क की बात करें, कलसोरा से लेकर इधर तक 10 साल हो गए, आज तक सड़क नहीं। 10 साल हो गया हम इधर उधर से घूम रहे, कभी बदरपुर से, कभी बैनले से और कभी लबकरी से, गड़ी बिरबल से। 10 साल है ऐसे, सारी सड़क टूटती पड़ी। गाँव से चंडीगढ़ की जो बस लगती थी, बहुत पुरानी थी, बंसीलाल के टाइम से, वो बंद होगी सरकार। एक नबियाबाद वाली बस चल रही थी, बच्चों ने बड़ी समस्या थी, स्कूल के बच्चों ने खासकर, वो बंद पड़ी, आज तो कोई सुनवाई नहीं। अपना हॉस्पिटल देखो इंदिरा का, हाईवे पे एक आम आदमी 1 साल में कितनी बार चलेगा? मेरे ख्याल से जागते ही नहीं। हम तो आज तक हाईवे पे चले गए, हमें तो लोकल सड़कों पे चलो, और लोकल सड़कों। जी देखिए, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे जो MLA हमने बनाए थे, जो रामकुमार कश्यप जी, वो पिछले 5 साल से ही यहाँ से बिल्कुल गायब हैं, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं वो। और एक यंग नहीं है जो हर आदमी के साथ मिल सकें, तो इतना एक्सपीरियंस भी नज़र नहीं आया, क्योंकि उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। बाहरी मुद्दा एक बहुत बड़ा ग्रीन सिस्टम चल रहा है, अगर कोई बाहरी यहाँ पर आएगा तो उसका आगे भी विरोध किया जाएगा। तो मेरी तो यही है सभी पार्टियों से अपील कि लोकल कैंडिडेट को मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब हर गांव से देखो 5 साल 10 साल, ये 10 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है, इससे पहले यहाँ पर लोगों को एक काम की, रोजगार की एक उम्मीद थी। अब 10 साल से लगभग हर घर से बच्चा बाहर चला गया है, तो यहाँ पर काम नहीं है, तभी तो जा रहे हैं सर। तो अब काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है। और हॉस्पिटल अगर है तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं, अपने इंद्री में लगाता हूँ, हॉस्पिटल है तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को देने पड़ रहे हैं, तो गरीब आदमी इस टाइम बहुत परेशान है। देखना होगा कि इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता इन चुनाव में किसका साथ देती है। बुलेटिन के अंत में बात आपके विधानसभा की। इस सेगमेंट में हम रोज हरियाणा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, उनकी राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति, साथ ही उस विधानसभा की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। तो चलिए हमारी सहयोगी तनु चतुर्वेदी के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज वो किन विधानसभाओं के बारे में बात कर रही है। शुक्रिया समर्थ। नमस्कार दर्शकों, सियासी धाकड़ कौन के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात आपके विधानसभा की करते हैं, जिसमें आज चर्चा पंचकुला की करेंगे। पंचकुला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक पंचकुला और दूसरी कालका। सबसे पहले बात पंचकुला की करते हैं। पंचकुला जिले की स्थापना 15 अगस्त साल 1995 को हुई।
इस जिले का नाम पंचकुला यानी 5 नहरों के नाम पर रखा है। पंचकुला में पंचकुला, बरवाला, पिंजौर, कालका और रायपुर रानी शहर है। हरियाणा राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी भी इस जिले में आता है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीट में से एक पंचकुला है। यहाँ पहला चुनाव साल 2009 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के देवेंद्र कुमार बंसल की जीत हुई। दूसरा चुनाव 2014 में हुआ। इस चुनाव में यहाँ से बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता विधायक बन चुके थे। तीसरे चुनाव में फिर से बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज कराई और ज्ञानचंद गुप्ता लगातार दूसरी बार पंचकुला से विधायक बने रहे। आइए अब बात इस जिले के जनसंख्या और वोटरों की संख्या की कर लेते हैं। मौजूदा समय में पंचकुला शहर की अनुमानित जनसंख्या 2,98,000 बताई जा रही है। यहाँ वोटरों की संख्या 2,33,072 वोटर हैं, जिनमें से 1,22,627 पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,10,737 महिला वोटर हैं और 8 वोटर थर्ड जेंडर बताए। चलिए अब हम बात पंचकुला के कुछ विशेष स्थलों की कर लेते हैं। शिमला की पहाड़ियों के रास्ते में स्थित पंचकुला चंदेल के खंडहरों और मोरनी पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के सबसे नियोजित शहरों में से एक पंचकुला एक सैटेलाइट शहर है, जो कि चंडीगढ़ से माहौली के साथ ट्राई सिटी बनाता है। और पंचकुला में स्थित मनसा देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि मंदिर जो है वो 210 साल पुराना है। और इसके अलावा पंचकुला के पिंजौर में मौजूदा ऐतिहासिक भीमा देवी मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, जो 5000 साल पुराना है। मान्यता है कि पांडव अपने निवास के दौरान करीब 1 साल तक यहाँ रुके थे और हरियाणा के पंचकुला में स्थित ऐतिहासिक भीमा देवी मंदिर को देखने देश भर से पर्यटक आते हैं। अब बात कालका विधानसभा की करेंगे। ये पंचकुला जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है, साथ ही अंबाला लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर सन 1967 से लेकर के 2019 तक कुल 14 चुनाव हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस 7 बार, निर्दलीय 2 बार, बीजेपी 1 बार और अन्य जो छोटे दल हैं वो एक बार अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी की ओर से लतिका शर्मा ने 2014 में इनेलो के प्रदीप चौधरी को हराया था। 2019 में ये कांग्रेस की एक बार फिर वापसी हुई थी और प्रदीप चौधरी INLD छोड़कर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े और बीजेपी को भी हराया। कालका सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 19.33%। विधानसभा चुनाव 2019 में कुल 1,76,000 वोटर हैं, जिनमें से 93,454 पुरुष और 43,235 महिलाएं और 12 वोटर थर्ड जेंडर। कालका में काली माता का मंदिर प्रसिद्ध है। कालका की प्रसिद्ध टॉय ट्रेन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। कालका शिमला टॉय ट्रेन हरियाणा के पंचकुला स्थित कालका रेलवे स्टेशन से जो अपनी यात्रा शुरू करती है और पर्यटकों को सुहावने सफर का एहसास कराती है। कालका एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ का ठंडा मौसम और इवनिंग सनसेट घूमने आने वालों का मन मोह लेती है। अगली बार बात किसी और विधानसभा क्षेत्र की करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो सियासी धाकड़ कौन की हमारी आज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।